हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सैंपल पेपर इशूड बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा फॉर क्लास 12th। और सैंपल पेपर के 4 सेक्शंस ABCD में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। और आज के वीडियो में मैं इस सैंपल पेपर का लास्ट सेक्शन ई सॉल्व करवाने जा रही हूँ, जिसमें 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। आपको ये स्टेटमेंट अपनी दिखाई दे रही होगी। मैं ये क्लियर कर दूं कि इससे पहले मैं केस स्टडी पर एक स्पेशल वीडियो ला चुकी हूँ जो कि टोटली चैप्टर 6 पर बेस्ड है। उसके अलावा मैं आपके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की एक स्पेशल वीडियो ला चुकी हूँ। और प्रीवियस ईयर के जो MCQs हैं, प्रीवियस ईयर MCQs का सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। क्लास 12th के लिए बहुत बहुत सारा मटेरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके लिए आपने जस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां आपको क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए सब मटेरियल मिल जाएंगे। कोई भी आपके डाउट्स हैं, आप अपने लेवल पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो डाउट्स भी आप मुझे टेलीग्राम में शेयर कर सकते हो। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी डाउट्स का मैं आंसर दे सकूं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन नंबर 36 भी मैं ऑलरेडी अपनी चैप्टर 6 वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। देखो, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेसिस। ठीक है, ये देखेंगे, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। इसका जो ये बेस है ये भी रेक्टेंगुलर है, और जो ये साइड्स हैं ये भी सब रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप, यानी कि इसका जो ये टॉप है ये नहीं है भाई। ठीक है, ये आपका नहीं है, टॉप नहीं है इसका। और इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। ये जो डेप्थ है इसकी ये कितनी है, 2 मीटर है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। if the building of tank cost rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the sides। एक साइड को बनाने का खर्चा 45 के रेट पे है और बेस को बनाने का खर्चा 70। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द बेस ऑफ द टैंक। समझ में आ गई स्टेटमेंट आपको यहाँ तक? अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। आपने पहले इधर ध्यान देना है। ठीक है, ये अपना डायग्राम है और जो भी बात यहाँ कही गई है पहले उसको ध्यान से समझना है। हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डेप्थ हमें पता है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम पता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज x and let breadth of the cuboid is y and height of the cuboid is 2। तो वॉल्यूम हमें क्या दे रखी है, 8 मीटर क्यूब ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। दिखाई दे रही है ये आपको 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 4/x। सब कुछ x में आ गया। लेंथ x आ गई, ब्रेड्थ 4/x आ गई और हाइट आपकी 2 आ गई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इस बात को आपने माइंड में रखना है कि जो 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट तो बेस का है और 45 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट साइड्स का है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द बेस ऑफ टैंक। कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने बेस एरिया निकालना है। बेस क्या है? अरे ये बेस है आपका जो कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ x है और ब्रेड्थ 4/x है, तो बेस एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपकी ब्रेड्थ है। ये सारी डायमेंशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ये सारी डायमेंशंस यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आपने बस यहीं से इसको देखना है। तो लेंथ आपकी हो गई x और ब्रेड्थ आपकी हो गई 4/x। तो बेस का एरिया आपका हो जाएगा 4 मीटर स्क्वेयर। अब क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ बेस ऑफ द टैंक। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द बेस। ठीक है,
भाई बेस की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर है। 1 स्क्वेयर मीटर की कॉस्ट 70 रुपए है, तो 4 स्क्वेयर मीटर की कॉस्ट 70 × 4 यानी कि 280 रुपीज हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सेकंड बी पार्ट पर फोकस करो। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ वॉल्स। पहले तो 4 वॉल्स का एरिया निकाल लो भाई। 4 वॉल्स का एरिया का मतलब कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया होता है 2h इंटू एल प्लस बी। सारी डायमेंशंस ये आपके सामने हैं यहाँ पर, तो 2h की जगह 2 आपका आ जाएगा, और एल की जगह आ जाएगा x, और b की जगह आ जाएगा 4/x। बाहर 4, अंदर x, एलसीएम ले लो तो ये बन गया x² + 4। ये आपका 4 वॉल्स का एरिया आ गया। और अब आपने इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट किस रेट पे निकालनी है? 45 पर स्क्वेयर मीटर पर। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 4 वॉल्स, भाई सिंपल सी बात है, 4 वॉल्स का एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के बाद उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × x² + 4/x, और मल्टीप्लाइड बाय 40 नहीं है, ये 45 है भाई, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 4 जा, समझ में आ रही है बात? कैलकुलेशन समझ आ रही है ना? 4 को और 45 को मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ पर राइट कर दो, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। इसको अंदर से अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, x + 4/x रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अब ये आपका मेन क्वेश्चन है कि ये टैंक का बनाने का खर्चा सबसे कम कब आएगा। तो पहले तो टोटल एरिया ऑफ टैंक निकाल लो, पहले तो टोटल एरिया ऑफ टैंक निकाल लो, जो कि इन दोनों का सम आपका आएगा। ये तो बच्चे बेस एरिया है आपका 4 मीटर स्क्वेयर है, और ये आपका 4 वॉल्स का एरिया है। इन दोनों पे आपने फोकस करना है। इन दोनों एरियाज को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा पूरा टैंक का एरिया आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? इन दोनों पे फोकस करना। तो एक तो ये है 4, और प्लस में एक ये है, ब्लॉक में बंद कर देती हूँ मैं इन दोनों को। ये दोनों ब्लॉक वाले एरिया मैंने जोड़ दिए हैं। 4 + 4 इंटू x² + 4/x, बल्कि इसको ऐसे करो, ब्रैकेट को ना ओपन ही कर लो, ये बन गया x + 4/x। ये टोटल एरिया हो गया। इस टोटल एरिया को अगर मैं a मान लूं, तो ये कहता है कि ये एरिया बनाने के लिए कम से कम खर्चा कब आएगा, यानी इस ए को मिनिमाइज करना है। ये अब आपके पास एक फंक्शन बन गया, इसको मिनिमाइज करना है, तो dA/dx निकाल लो, जो कि बनेगा 0। इसकी डिफरेंशिएशन कर दो +4, x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, और 1/x की हो जाएगी -1/x², यानी कि -4/x²। एक बार डबल डेरिवेटिव और निकाल लो साथ के साथ, d²A/dx²। तो 4 तो बाहर आ गया, इस 1 की डिफरेंशिएशन हो गई 0। देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, -1/x² का जो डेरिवेटिव होगा वो प्लस का 2/x³ होगा। तो 4 पहले से है और ये हो जाएगा 2/x³। इस 4 को अंदर ले जाओ, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32/x³ डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसको इक्वल टू 0 रख देना है। इसको हमने dA/dx को पहले इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, कोई फंक्शन है पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के पॉइंट निकालते हैं। तो इसको इक्वल टू 0 में रखूंगी, तो 4 × 1 - 4/x² इज इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा 1 - 4/x² इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू 4/x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। -2 नहीं लेंगे, क्यों? x क्या है? साइड ऑफ द टैंक है। अब इस x को यहाँ पर पुट कर दो, इसको मान लो मैंने 1 नाम दे दिया। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि डबल डेरिवेटिव में पुट कर दो, तो d²A/dx² हो जाएगा 32/2³
यानी 32/8, 8 चौक 32, 4 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। जब भी हमारा डबल डेरिवेटिव, जिस भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन मिनिमम होता है, यानी कि एरिया इज मिनिमम। कब है एरिया मिनिमम? जब x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 है यानी कि लेंथ 2 है, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 4/x, यानी कि 4/2, वो भी 2 हो जाएगी, और हाइट तो 2 दे ही रखी है। तो जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 2 हैं, तो जो हमारा एरिया है बच्चे, ये एरिया अपना बिल्कुल मिनिमम आएगा। अब आपको क्या कह रहा है कि ये व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो सबसे सस्ते टैंक की कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट कितनी आएगी उसके लिए अब आप क्या करो, इसका जो कॉस्ट निकालोगे वो दो पार्ट्स में निकालोगे। कॉस्ट ऑफ बेस एरिया, कॉस्ट ऑफ बेस एरिया प्लस कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है। अब बेस एरिया, अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, सब कुछ 2 है, लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो बेस एरिया तो हो जाएगा 2 इंटू 2, और ठीक है, और उसकी कॉस्ट है 70 के हिसाब से, प्लस जो 4 वॉल्स का एरिया है, एक वॉल स्क्वायर शेप में है, 2 इंटू 2 यानी 4 वॉल्स लगाएंगे, एक वॉल का एरिया 2/2, और एक वॉल का जो एक्सपेंडिचर है वो 45। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो 2 2 जा 4, और 4 को 7 से कर दो 280, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इंटू 45, 280 प्लस 16 पंजे 80, 8 16 चौको 64 और 8 72, 0, और 1000 रुपये कॉस्ट आएगी अगर टैंक को लीस्ट एक्सपेंसिव, कम से कम खर्चे में अगर हमने टैंक को तैयार करना है। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है चैप्टर 6 के अंदर। अगर आपको इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट सॉल्यूशन इन टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप पूरे सॉल्यूशन को एक साथ भी देख सको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 37, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको चैप्टर 6 के जो मैंने केस स्टडी क्वेश्चन लिए थे उनमें करवाया हुआ है। ये मोस्ट रिपीटेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगी, आप इसको जरूर करना। ये कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द रिलेशन बिटवीन द height of a plant with respect to exposure to the sunlight is given by this। ठीक है। x इज द नंबर ऑफ डेज, यानी कि x नंबर ऑफ डेज और y उसकी ग्रोथ है, कि अगर x की जगह मैं 1 रख दूं तो 1 दिन की पेड़ की ग्रोथ आ जाएगी, x की जगह 2 रख दूं तो 2 दिन की ग्रोथ। ग्रोथ तो y है और x अपना डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये इसका जो पहला क्वेश्चन है हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में अब हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x²। इस पे फोकस करना है। इसका पहला पार्ट देखो बहुत ही आसान है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज। रेट ऑफ ग्रोथ y है, नंबर ऑफ डेज x है, और रेट का मतलब y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपने निकालनी है, तो निकाल दो भैया। यहाँ आप कर दो dy/dx, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x² की 2x कट गया, ये आ गया 4 माइनस x सेंटीमीटर पर डे आ गया। बिल्कुल सिंपल। दूसरे पे आ जाओ। डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 डेज। तो ग्रोथ के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देख लो, इन फर्स्ट 3 डेज, तो यहाँ 3 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन dy/dx, ये dy/dx है। इसमें x की जगह 3 पुट कर दो, तो जब x की जगह 3 पुट करोगे तो 4 माइनस 3 1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब है कि y इज इंक्रीजिंग कब? जब x 3 है। इसका मतलब पहले 3 दिन में प्लांट की ग्रोथ
इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ लिखोगे प्लांट ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, प्लांट ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट 3 days। गॉट इट। और अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 days? बिल्कुल सिंपल, ये प्लांट की हाइट का फंक्शन है, इसमें 2 पुट कर दो। इसको यहाँ स्टार नाम दे देती हूँ मैं। 2 दिन बाद प्लांट की हाइट कितनी होगी? तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन स्टार, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y प्लांट की ग्रोथ को दिखा रहा है, तो 4 इंटू टू माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 से 2 कट गया, इंटू 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट हो जाएगी 2 दिन के बाद। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है, हर सैंपल पेपर में आता है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। अब मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 38, जो कि हमारा है बेस थ्योरम से। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 38। बड़े ही ध्यान से आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, ये आपके मिसलीनियस एक्सरसाइज में से आया हुआ है। क्लियर है? Assume that the chance of a patient having a heart attack is 40%। 40% चांस है कि भाई साहब उसको हार्ट अटैक आएगा। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। ये भी चांस है कि अगर वो योगा या मेडिटेशन करता है तो उसका हार्ट अटैक का जो खतरा है वो 30% तक कम हो जाएगा, रिड्यूस। देखो किसी बच्चे को दिक्कत हो तो स्टेटमेंट आपको यहाँ हिंदी में भी मिलती है। तो यहाँ देख सकते हो कि योग विधि द्वारा दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। जो खतरा 40% था उसका भी 30% कम हो जाएगा, और दवा द्वारा 25%। ठीक है भाई, जिन बच्चों को यूं लगता है कि हमें हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आएगी, क्योंकि बेस थ्योरम पे जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी की, उसकी स्टेटमेंट लेंथी होती है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन ड्रग, मान लो कोई दवाई दे दे डॉक्टर, तो रिड्यूस द चांस बाय 25%। अब ये क्या कह रहा है कि एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। भाई या तो वो योगा मेडिटेशन करेगा या वो दवाई लेगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल चांस है। तो इस तरह के ऑप्शंस को, इस तरह के इवेंट्स को आपने E1 और E2 लेकर चलना होता है आपको। अब तो देखो, अब तो पेपर का टाइम चल रहा है, बाकी मैंने प्रोबेबिलिटी को बहुत डीपली अपने चैनल पर समझा रखा है। तो मेडिटेशन एंड योगा वाले को हम एक इवेंट E1 ले लेंगे, और जो ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसको हम E2 इवेंट ले लेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू मैं? भाई यहाँ तक आपको समझ आ गया ना? अब देखो, इट इज गिवन दैट after going through one of the two options, patient selected at random suffers a heart attack। गिवन, ऑलरेडी गिवन है कि भैया चाहे वो योगा कर लो चाहे वो दवाई ले लो, उसको अटैक जरूर आ रहा है बंदे को। तो उस इवेंट को आपने अब ए नाम देना, जो गिवन इवेंट होता है। ठीक है, जो इवेंट आपको गिवन होता है कि पर्सन सफर्स अ हार्ट अटैक, इसको आपने ए नाम दे देना है। एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम अपने इस पेज पर आ जाते हैं जहां हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप मान लो कि लेट ए बी द इवेंट दैट पर्सन हैज अ हार्ट अटैक। थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवन बी द ऑप्शन दैट जो पर्सन है वो फॉलो कर रहा है योगा को, पर्सन फॉलोज योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन। E2 be the event that person adopted drugs, यानी कि कोई प्रिस्क्राइब्ड दवाई उसको दी जा रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अटैक आने की पॉसिबिलिटी 40% है, तो जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो 40% है आपकी। 40% का मतलब हो गया 40/100 या 0.40 या 0.4। और ये दोनों जो इवेंट हैं ये इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इक्वल हैं, दिख रही है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों कितनी हैं? 1/2 हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना,
ये जो लाइंस है ना, इनका बड़ा डीप मीनिंग है। मैं यहाँ से थोड़ा क्लीन कर दूं। E1 E2 ए मैंने वहां लिख दिए हैं। इस लाइन को ध्यान से देखो कि योगा रिड्यूस द रिस्क ऑफ अटैक बाय 30%। यानी कि एक पर्सन अगर योगा करता है तो अटैक का चांस 30% कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना। बिकॉज योगा रिड्यूस चांस ऑफ अटैक, योगा रिड्यूस चांस ऑफ अटैक बाय 30%, यानी 30% चांस कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो गया। अब अटैक होने के चांस कितने हैं? तो अगर योगा करने के बाद, अब ये ध्यान देना, चांस ऑफ अटैक आफ्टर योगा। भाई योगा तो अगर 100% किसी आदमी को अटैक पड़ना है तो उस 100 में से 30% को कम कर देगा। बाकी भैया यूं कह रहा है कि भाई 70% तो अटैक पड़ेगा ही, यानी बंदा बीमार होगा ही होगा। इसी लाइन को मतलब ध्यान से समझना है कि योगा से जो चांस है वो 30% कम हुआ है। यानी कि अगर 100% चांस बीमार होने के हैं तो उसमें से 30% कम होके अब 70% चांस रह गए। अब ये 70% किसके हैं? 40% का 70%। बहुत ध्यान से देखना कि भाई पर्सन ने योगा किया। अब यहाँ क्या लिखोगे? ये इतनी डिटेल आपको ये स्टेप को स्किप कर देना अगर आपको समझ आ जाता है कि पर्सन हैज अटैक इफ ही डज योगा। यानी कि योगा तो उसने कर लिया फिर भी उसको अटैक आया, यानी कि A/E1। योगा तो पहले कर चुका है फिर अटैक आया, तो 70% चांस है। ओरिजिनल चांस थे 40%, तो ये हो जाएगा 70% ऑफ 40%। तो 70/100 इंटू में 40। ठीक है, और बाय में 100, तो ये जीरोज हमारे यहाँ कट जाती हैं और ये आ जाएगा 28/100, यानी कि 0.28 आ गई A/E1 की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही अपने दूसरे केस पर आ जाओ कि दवाई लेने के बाद जो चांस है वो 25% कम हुआ। तो 25% कम हुआ चांस, तो बढ़ कितना गया? आफ्टर आफ्टर ड्रग चांस ऑफ अटैक, आफ्टर ड्रग चांस ऑफ अटैक जो था वो 25% कम हो गया, तो 75% चांस तो अभी भी है। तो ये हो जाएगा A/E2। A/E2 का ये आपका फर्स्ट पार्ट है। समझ रहे हो? मैंने क्वेश्चन वो वैसे ही करा दिया आपको, सारी चीजें बीच में मैं भी समझा दूंगी आपको। फर्स्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का ही आंसर मैं यहाँ करवा रही हूँ। A/E2 का मतलब क्या है कि पर्सन हैज अटैक, पर्सन हैज अटैक आफ्टर अडॉप्टेड फॉर ड्रग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना चांस है? 75%। ये हो जाएगा 75% ऑफ 40%। 40% चांस तो था ही था कि भैया बीमार पड़ना है, अटैक आना है। 75/100 इंटू 40/100। अब इसको कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 से आपका 4 कट जाएगा और ये 3/10 आ जाएगा, यानी कि 0.3 कह लो या 0.30 कह लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक आफ्टर फॉलोइंग द कोर्स ऑफ योगा। भाई योगा का कोर्स करने के बाद भी अटैक आया, ये मैं यहाँ समझा चुकी हूँ आपको। ये आपका ए पार्ट ही तो करवाया है मैंने भाई, ये आपका ए पार्ट कराया है कि पर्सन हैज अटैक इफ ही डज योगा। ये आपका यहाँ पर ए पार्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब बी पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक आफ्टर अडॉप्टिंग द ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। तो ये यहाँ आ गया, पर्सन हैज अटैक आफ्टर अडॉप्टिंग द ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। तो ये आपका बी पार्ट हो गया। और अब सी पार्ट को ध्यान से देखेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट followed a course of yoga and meditation in this condition। दिस कंडीशन का मतलब क्या है कि भाई उसको अटैक आ चुका है, यानी ए इवेंट हो चुका है और अब वो योगा कर रहा है, यानी E1।
तो ये चीज अब हमने निकालनी है अपने सी पार्ट में, जिसके लिए मैं अब अप्लाई करने जा रही हूँ बेज थ्योरम। क्लियर है? तो अब आप करेंगे पार्ट सी कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि पर्सन, प्रोबेबिलिटी किस चीज की, पर्सन पर्सन फोलोड अ कोर्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। तो पूरा नहीं लिख रही मैं, योगा इन दिस कंडीशन को ध्यान से देखो। गिवन दैट ही हैज अटैक, गिवन दैट ही हैज अटैक, या इन दिस कंडीशन, आप इस लैंग्वेज को भी यूं की यूं पूरी तार सकते हो। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, और आप यहाँ लिखोगे यूजिंग बेज थ्योरम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 डिवाइडेड बाय इनका सम। तो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। पुट द वैल्यूज। मैं यहाँ बीच में एक बार आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगी, फिर से बता दूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन माय चैनल फॉर क्लास 12th ऑलरेडी। MCQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स, केस स्टडी, सब कुछ मैंने करवाया हुआ है। आप बस मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर आप देखो और उस मटेरियल को तैयार करो। नए मटेरियल के लिए अब आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो इसी से आप अपनी तैयारी कर लोगे तो वही बहुत रहेगा। E1 है 1/2 और A बाय E1 ये रहा 0.28, दिख रहा है ना आपको? ये A बाय E1 है 0.28, ये A बाय E2 है 0.30। ठीक है, ये देखो भाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.28, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.28। पॉइंट में ना बदलो तो नीचे 100 लगा देना, और इन 2 में 0.30। सॉल्व कर दो, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.14 ऊपर आएगा, 14 0.14 यहाँ आएगा, और इससे इसको काट दो 0.15 ऊपर आ गया 0.14। 14 और 15 29, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, और 14/29 आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तीनों का आंसर के आगे मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये बी पार्ट का आंसर है और ये आपका ए पार्ट का आंसर है। तो बच्चे ये आपके कंप्लीट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन था। मैं होप करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को भी मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।